अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है और बाकी जो सिंगल एंट्री के सवाल है वो भी इसके साथ ही करेंगे। आपके पास समराइज ट्रायल बैलेंस गिवन है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एट कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड ईयर एंड का बताया हुआ है। इसका मतलब है ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। कैश एट बैंक, कॉस्ट ऑफ सेल भी उसने बता दी, सेलिंग, एडमिन और फाइनेंशियल चार्जेस। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने 1 जनवरी की बताई। इसका मतलब है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन अभी फाइंड करनी है। ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, 12% लॉन्ग टर्म लोन, सैलरीज पेएबल, ट्रेड पेएबल, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और रेवेन्यू। रेवेन्यू हमें सेल को कहते हैं। अब पहली एडजस्टमेंट, the land and building was acquired on 1st January 13. The cost of land was 600 million. Land की cost 600 million है। On January 1, 17, a professional valuation firm valued the building at rupees 1840 million with no change in value of land. इसका मतलब है बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई है, लैंड रीवैल्यू नहीं हुई। The estimated life of at acquisition 20 years, कि जब आपने ये बिल्डिंग खरीदी थी तब उसकी लाइफ 20 साल थी। और कब खरीदी थी? 1 जनवरी 13 को। और आज हम कहां पर खड़े हैं? 1/1/17 को। तो 13, 14, 15, 16, 4 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि 17 तो अभी आना है। फिर 25%, 15%, फिर वो उसकी एलोकेशन उसने बता दी। MPL does not transfer effect of incremental depreciation with the equity on annual basis। ये मतलब किस चीज की बात कर रहा है? वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमने जो लेते हैं वो नहीं लेते। हर साल जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में लिखते हैं वो नहीं लिखना। पहले इसको ही हल कर लेते हैं। और 20% डेप्रिसिएशन का मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट क्या? तो सबसे पहले तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को देखते हैं। आपके पास कितनी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन अपने सामने रखें। लैंड एंड बिल्डिंग है 2600। तो हमने लैंड को अलग कर देना है। लैंड अलग कर लेते हैं और बिल्डिंग अलग कर लेते हैं। लैंड आपके पास उसकी जो कॉस्ट है कितनी है? 600। और बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी? 2000। ये बात समझ लगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पहले से अवेलेबल है, जाहिर सी बात है लैंड की तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगी ना, बिल्डिंग की होगी। लैंड सिर्फ एक ही सूरत में डेप्रिशिएट होता है, अगर लीज होल्ड लैंड हो। हाँ जी, तो कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है बिल्डिंग की? 400। ये हमारे पास कितना आ गया? 1600। अब 1600 वाली बिल्डिंग हमारी रीवैल्यू हो गई और कितने की होगी? 1840। 1840। इसका मतलब है हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ गया? 240। ये भी हम 1/1/17 को ही है। लैंड हमारी 600 की ही रहेगी, क्योंकि लैंड में कोई चेंज नहीं आया। इसको किस पे डिवाइड करेंगे? रिमेनिंग लाइफ पे। कितने साल गुजर चुके हैं? 4 साल। 20 साल उसकी टोटल लाइफ थी। इसको 16 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन 240 को 16 पे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खुद मना किया। उसने कहा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एनुअल बेसिस पे नहीं लेनी हमने। तो ये 240 एज इट इज 240 ही रहेगा। और जहां कहां पर जाएगा? एक ये OCI में जाएगा और एक ये SOFP में इक्विटी के अंदर चला जाएगा। ठीक होगी बात? अब आपके पास 1840 को 16 पे डिवाइड में कितना आंसर आता है? 11। तो 1840 में से 115 माइनस करें, 1700।
ये आपका ये पूरी एडजस्टमेंट हल हो गई। अब इसको हाईलाइट करते हैं, नहीं आएगा। चले, अब ये सारा जो हमने हल किया है अभी, इसमें जो 600 है और ये 1725 है, ये दोनों प्लस होके किस में चले जाएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो अमाउंट है 115, ये चली जाएगी डेप्रिसिएशन के अंदर। ये जो 240 अमाउंट है ये ओसीआई में भी जाएगा और इक्विटी में भी ऐड होगा। बस बाकी जो भी आपके पास ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब आपकी फर्दर जो एसओएफपी में और एसओपीएल के अंदर चीजें जाएंगी वो ये हैं, डेप्रिसिएशन 115 और लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 600 प्लस 1725 मतलब 2325 और 240 रुपया चला जाएगा ओसीआई के अंदर। ठीक होगी बात? ये पहली एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ। क्या करेंगे? प्लांट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके उसका 20% ले लेंगे, एक्सपेंस में भी लिखेंगे और अपने एसेट में से जाकर माइनस भी हो जाएगा। नंबर 3 पे ऑन 1st March 31st March MPL made a bonus issue for every 6 held, 1 share for every 6 held, मतलब जितने आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं हर एक शेयर के बदले उसने 6 शेयर्स दिए। और है क्या ये? बोनस इशू। बोनस इशू की एंट्री क्या पास होती है बोनस शेयर की? या तो शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल या रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, ये दोनों है। अगर तो है ना डिविडेंड, वो तो होता ही रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल तो है लेकिन शेयर प्रीमियम नहीं। तो आपका 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, हर एक शेयर के बदले, हर 6 शेयर के बदले 1 शेयर देना है ना, तो कितना आ गया? इसकी एंट्री पास करें, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 200। ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। किधर किधर जा रही है ये वैल्यू? रिटेन अर्निंग में से माइनस हो रहा है और शेयर कैपिटल में जाकर प्लस हो रहा है। बात ही खत्म। जो पहले वैल्यूज पड़ी हैं जी उसमें जाकर प्लस माइनस कर दो। उसके बाद साथ एक और एडजस्टमेंट बताई हुई है, कहते हैं द इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो हमने अभी रिकॉर्ड कर लिया। राइट शेयर वर इशूड ऑन 1 September 2017 at the rate of ₹12 per share. The proceeds of right issue were credited to right subscription received account. ये ऊपर देखिए जरा, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट 420 अमाउंट से। कहता है मैंने राइट शेयर इशू किए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, एरर के बारे में हमने सीखा था कि अगर गलत एंट्री पास कर दो तो उसको रिवर्स कर देते हैं और सही एंट्री पास कर देते हैं। जब राइट शेयर इशू करते हैं, पता है उसकी एंट्री क्या होती है? जब राइट शेयर इशू करते हैं, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर प्रीमियम पे है तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अमाउंट है 420। अब जाहिर सी बात है 420 में अमाउंट शेयर प्रीमियम भी है और शेयर कैपिटल भी, ये तो इकट्ठी है। तो ये अमाउंट किस हिसाब से गिवन है? ये सारी अमाउंट किस हिसाब से गिवन है? 12 रुपए के हिसाब से। हम इसको 12 पे डिवाइड करके 10 से अलग कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर
तो करो जरा, कितना आ रहा है? 350। 350। तो जब हम बैंक डेबिट करेंगे वो 420 से होगा और ये 350 से। ये कौन सी एंट्री है भला, करेक्ट या रॉन्ग? ये तो करेक्ट है, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। उसने पता क्या एंट्री पास की हुई है? बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। क्या करेंगे उसका? उल्टी एंट्री बना देंगे, सब्सक्रिप्शन रिजर्व अकाउंट कर देंगे डेबिट और बैंक कर देंगे। ये क्यों एंट्री पास की? क्योंकि उसने ये एंट्री गलत पास की थी। सॉरी, प्रीमियम नहीं, किसमें प्रीमियम नहीं था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है हमारा, वो सब्सक्रिप्शन प्रीमियम रिजर्व अकाउंट उसने क्रेडिट किया हुआ है। प्रीमियम नहीं आता। वो क्या किया है? वो कहता है कि उसने द प्रोसीड ऑफ राइट इशू वाज क्रेडिटेड टू राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट। उसने क्रेडिट कर दिया, तो गलत किया। हमने उसको रिवर्स कर दिया, जो वो सब्सक्रिप्शन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट किया था हमने उसको डेबिट कर दिया, और मैं ये गलत था, हमने उसको करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया। उसने तो गलत एंट्री पास की थी, हमने उसको सही किया है। अब इसका तरीकाकार क्या था कि जब भी कोई एरर आ जाए तो गलत एंट्री को रिवर्स कर दिया करो, सही एंट्री पास करके फिर उसके इफेक्ट जाकर लिख दिया करो। अब बैंक 420 से प्लस भी होगा, 420 से माइनस भी होगा, मतलब बैंक में कोई इफेक्ट नहीं है। आपका जो क्रेडिट साइड पर रिजर्व अकाउंट पड़ा हुआ है वो जाकर 420 खत्म हो जाएगा, मतलब जो गलती थी वो खत्म हो गई। फिर शेयर प्रीमियम में जाकर प्लस और शेयर कैपिटल में भी जाकर प्लस। अब शेयर प्रीमियम अगर नहीं गिवन तो नया हेड बनाएंगे और शेयर प्रीमियम के नाम से लिखते हैं। अब अगर आप देखो, ये हो गया शेयर कैपिटल का, जाकर आप जवाब देखोगे ना तो शेयर कैपिटल के अंदर एक बोनस वाला 200 ऐड हुआ होगा और 350 ऐड हुआ होगा ये वाला। शेयर प्रीमियम पहले नहीं था तो 70 से अलग से आ जाएगा। अगर आप अपना रिटेन अर्निंग जाकर देखोगे ना तो रिटेन अर्निंग में से एक तो आपका 200 माइनस हुआ आपको मिलेगा, एक नेट प्रॉफिट ऐड किया हुआ मिलेगा, फिर आपका एक रीवैल्यूएशन सरप्लस 42 जो आया है, जितना भी अमाउंट आई है वो आपको एज इट इज रिटेन अर्निंग में, सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस अलग से मिलेगा, और एक्सेस डेप्रिसिएशन उसने खुद मना कर दिया। खत्म होगी बात, आगे चलते। The interest on long-term loan is payable on the first day of the July and January. No accrual has been made for the interest payable on 1st January 2017. ये 17 है, 15 नहीं है, बल्कि ये 18 बनेगा, 18 बनेगा ये। हम हर किस महीने में इंटरेस्ट पे करते हैं? जुलाई में पे करते हैं और जनवरी में पे करते हैं। हमारा साल है दिसंबर 17 तक। इसका मतलब है जो 1/1/18 को हमने इंटरेस्ट पे करना है, वो कौन सा इंटरेस्ट है? अगले 6 महीनों का या पिछले 6 महीनों का? पिछले 6 महीनों का इंटरेस्ट है, अक्कड़ बट नॉट पेड। 6 महीनों का इंटरेस्ट अक्कर हो चुका है, पे नहीं किया। कब तक अक्कर हो चुका है? दिसंबर 17 तक। मैं एक लाइन बना देता हूं आपको। देखिए, आपका साल है 1/1/17 से लेकर 31 दिसंबर 17, ये आपका साल है। आप जो इंटरेस्ट पे करते हो, एक पे करते हो 1 जुलाई 17 को, अगला इंटरेस्ट कब पे करोगे? 1 जनवरी को। इसका मतलब है ये जो वाला टाइम है, ये जो 6 महीने है, इसका इंटरेस्ट कब पे होगा? 1 जनवरी 2018 को। तो अक्कर हो चुका है लेकिन दिसंबर तक पे नहीं हुआ, तो अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। और अक्रूड इंटरेस्ट का क्या करते हैं? एक्सपेंस में ऐड करते हैं और करंट लायबिलिटी।
एक्सपेंस में ऐड करते हैं और करंट लायबिलिटी। तो फाइंड कैसे करेंगे, कितना लोन पड़ा हुआ है आपके पास 1600 और रेट कितना है 12%। तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ गया, कितना 90। इंटरेस्ट एंट्री क्या पास होगी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्या करोगे, फाइनेंस कॉस्ट में जाकर ऐड कर दोगे और करंट लायबिलिटी में जाकर ऐड कर। ठीक होगी बात, आगे बढ़े। Some of the salaries shared were omitted from the calculation and no salary payable is to be increased from 8 million to 23 million। कहता है पहले तो हमारी 8 मिलियन सैलरी होती थी, लेकिन अब जो नई सैलरी हमने इंक्रीज की है वो हम लिखना ही भूल गए। पहले सैलरी 8 मिलियन थी, अब हो गई 23 मिलियन, लेकिन हमने लिखा नहीं। तो अब क्या करेंगे, 8 मिलियन तो लिख चुके हैं, 8 से हो गई 23 मिलियन, तो कितनी सैलरी अभी तक नहीं लिखी, 15 में। इस 15 मिलियन का क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे, 60% चार्ज कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस को, तो प्रोडक्शन एक्सपेंस को, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को, 20% सेलिंग को और 20% एडमिन एक्सपेंस, वो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा आई कैप ने आपने देखा होगा कि ये 65 मिलियन को ना उसने कुछ लिखा होगा 37 प्लस, वो पुराना सवाल है, आई कैप ने सोल्यूशन अपडेट नहीं किया। तो आपने सिंपल क्या करना है, 65 मिलियन को एक्सपेंस में भी लिख देना और ये 65 मिलियन को करंट लायबिलिटी में। उसने किस तरह से कैलकुलेशन की है वो एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो आप बस सिंपल 65 मिलियन को उधर भी प्लस कर देना और करंट लायबिलिटी में भी लिख। क्या हुआ, एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट है किधर, वो एडजस्टमेंट है ही नहीं ना। चलें जी, अब ये क्वेश्चन अगर जिसने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया एक दफा दोबारा करेगा, या जिसका जवाब ठीक नहीं आया। और कल आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, सॉरी ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो डेबिट हो गया ना, क्रेडिट में पड़ा था, डेबिट हो गया, ये खत्म हो गया। और यही अमाउंट किस में जाकर लिख दोगे, शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल के अंदर। चलें सिंगल एंट्री पे है। अच्छा पहले तो बताएं कि उन क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ लगा वो बताएं। मुझे लगता है आप लोगों ने क्वेश्चन ना चेक भी करने चाहिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर, पता चल जाए कि किसने किए हैं और किसने नहीं की। वैसे तो सारे यस सर कह देते हैं। तो मैं क्या करा रही हूँ, मैंने जिसको कहा है उसको पता है। हाँ जी बताएं, क्वेश्चन में किस चीज की नहीं समझ लगी। ओके अच्छा, ये तो पॉइंट हमें काफी दिनों से प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन वाला। देखें आपके पास फर्नीचर की डेप्शन, चलें देखते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा तो हमने डिस्कस किया था,
और बाकी अगर आपको समझ लगी है तो ठीक है, हम अगले सवालों पे चलते हैं। आपके पास 10,175 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस। मुझे ये बताया, ये जो 10,175 है ये कॉस्ट है या उसकी बुक वैल्यू है? बुक वैल्यू है। पता कैसे चलता है बुक वैल्यू का पता? अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस अकाउंट के अंदर होती तो ये कॉस्ट होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ ना होना तो वो बुक वैल्यू होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन के रेट पे चलते हैं। All furniture and fitting were purchased on 1st July 2015 और आपका ईयर एंड क्या है? दिसंबर 2017। कितने साल गुजर चुके हैं? 1.5 साल। एक तो 2015 का पूरा साल और एक 2016 का साल। ठीक है, अब आगे वो कहता है कि आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 5%। वो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसको डेप्रिसिएशन लेने के दो तरीके हैं। पता है कौन कौन से दो तरीके? ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो या उसकी बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। ये बात पता है? स्ट्रेट लाइन मेथड के दो तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन फाइंड करने के। ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। अब मेरे पास तो बुक वैल्यू गिवन है, या तो मैं इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करूंगा। 5% रेट है, बताओ अगर 5% रेट हो तो लाइफ कितनी होती है? 1/5%, 20। कितना टाइम गुजर चुका है? 1.5 साल। तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, अगर कोई और पीस एसेट नहीं खरीदा, 10,175 डिवाइडेड बाय 20 में से 1.5 साल निकाल दें, कितना आ जाएगा? 18.5 पे डिवाइड करें, आपका आंसर। एक तरीका कितना? 550 553 550। ये बात समझ लगी? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा करो कि अगर आप कहते हो कि मैंने 20 पे ही डिवाइड करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो फिर आपके पास कॉस्ट होनी चाहिए, फिर उसकी कॉस्ट फाइंड कर लें। कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? ये जो इसके कई तरीके होते हैं, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। ये जो आपके पास 10,175 वैल्यू पड़ी है, ये कितने सालों की पड़ी है? 18.5 सालों की। और आपने कितने सालों की लेनी है? टोटल 20 सालों की। आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ रही है? पूरी 11,000। अब 11,000 को 20 पे या इसका 5% ले लो या इसको 20 पे डिवाइड कर दो, फिर भी डेप्रिसिएशन आपके पास 550 ही आएगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करो या जो बुक वैल्यू है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड। और बस चल। अच्छा, ये ना जो लोग इधर है ना, इधर कॉलेज में फिरते रहते हैं, ये मुझे सारे सवाल आज ना सिंगल एंट्री के चेक करवा के जाएगा, जो हमने कर ली हैं, जितने जिस हद तक कर ली हैं। समीन आपने भी, सब ने, ठीक है ना। ये आज शाम से पहले ना फाइनल अकाउंट के भी जितने हमारे हो गए हैं, और आज जाना नहीं है किसी ने हॉस्टल में, इधर ही ये सारे सवाल चेक करवा के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करना है आज। चले, अच्छे सवाल हैं 25, 26 और आसान है। अच्छा, सिंगल एंट्री दुनिया को मुश्किल लगता है और आपको आसान लगेगा, क्योंकि इसमें 4-5 टॉपिक्स हैं, 4-5 अकाउंट्स बनाने होते हैं, सवाल तकरीबन 80% हल हो जाता है। लेकिन एक ट्रिक है इसके अंदर, रिसीवेबल का लेजर पहले बनाना है या पहले कैश अकाउंट बना के रिसीवेबल में जाना है। बस ये एक बेस है इसकी कि पहले लेजर कौन सा बनाएंगे। वो हर सवाल को पढ़ के ना थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 32 क्वेश्चन है। आज हम 26 तक पहुंचेंगे, 25 और 26। कल का जो मेरा प्लान है, कल सैटरडे है, कल मैं 2 प्लान दिमाग में आ रहे हैं कि संडे वाले दिन या तो हम IAS 16 को पढ़ें, यानी हम नॉन करंट एसेट शुरू कर दें उनकी रिवीजन, या फिर सारा दिन NPO पे लगा दें।
मतलब 3-4 घंटे में एनपीओ खत्म हो जाए। एनपीओ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोई क्लास। ठीक है। तो ये सोचते हैं कि इन दोनों में से ना कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करना है ताकि ना नॉन करंट ऐसे शुरू कर दे एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है, जितनी मर्जी करें कम है। रोजाना के 2 सवाल आपने अपने पास रखने रखने, रोजाना जब भी थक जाओ बस ये सवाल लेकर बैठ। नहीं, ये सवालों से पता नहीं आप कैसे थकते हो। आपको पता है, जब मुझे स्टूडेंट लाइफ में अंदर तबीयत खराब होने लगती थी, थकावट कुछ भी होने लगता था, तो मैं सिंगल एंट्री का सवाल उठा लेता था, ताकि वो इतना इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगता था कि तबीयत ठीक हो जाती थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ना फॉलो करो सिंगल एंट्री ने सवाल। आप मुझे तो अब ये बच्चों वाले लगते हैं, लेकिन आपके लेवल में ना ये सबसे ज्यादा एक गेम है, ये पजल गेम। किस तरह से पहला लेजर कौन सा बनाना है, पहले सबसे बड़ा ये है। इसलिए थोड़ा सा इसको, अब मसला यह है कि आपके दिमाग में ना और बहुत सारी चीजें हैं, वो खत्म करोगे तो ये चीजें फिर इधर आओगे। वो दिमाग से डिलीट करो परमानेंट, हर तरह से। थोड़ा सा भी प्यार मोहब्बत किसी और चीज का नहीं होना चाहिए, तब ये देखना फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अशफाक, किस दिन? और हम जो बनाने जा रहे हैं ना, वो बनाने जा रहे हैं जून 14 का डाटा। इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हो गए? ब्रॉड ऑन। याद रखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर या कैरिड ऑन होते हैं या ब्रॉड ऑन होते हैं। अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है तो वो सारे ब्रॉड ऑन है, और अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट पड़ी है तो वो सारे कैरिड ऑन। कैपिटल, क्रेडिटर, रेंट और लोन फ्रॉम फ्रेंड, मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, प्रीपेड इंश्योरेंस और बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड। Ashfaq need to submit his trading and profit and loss account for the year ended 14 balance sheet as at that date to his banker in order to obtain overdraft facility। हमने बैंक से कहा कि हमें यार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। कहते ठीक है, मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखा, यानी अपनी ना इनकम स्टेटमेंट भी दिखा दो और फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखा दो। He has not maintained proper books of accounts, वो तो अकाउंट्स बनाता ही नहीं था पहले पहले से गेम स्टार्ट हो गई। He purchased goods from the single supplier who allowed 3% discount in excess of rupees 3 million. The discount for the year June 14 265,800 and would be received in August। आप इस एक पॉइंट से ना मुझे इस साल की परचेजेस फाइंड करके दें, ये लिखा हुआ है, ये परचेजेस की इंफॉर्मेशन पूरी इसके अंदर है। सवाल क्या है? कहता है कि अगर 3 मिलियन से ज्यादा चीजें खरीदेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा 3%। कहता है जो आपको डिस्काउंट मिला है ना वो है 265,800। आपने मुझे बताना है कि इस साल की परचेजेस कितनी है। जल्दी से सब लोगों ने फाइंड करना है। ये कैलकुलेटर से फाइंड हो जाएगा। कितना? 886 यानी ये इसमें बाकी, चलो एक दफा बाकी आपका हो गया नहीं? हाँ जी, अब क्वेश्चन और सुनिए जरा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, इतना टाइम हम दे नहीं सकते। उसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि अगर आप 3 मिलियन से एक्सेस परचेज करोगे तो आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा। ये बात तो यही बात है ना। आपको डिस्काउंट कितना मिला? 265,800, राइट? इसमें एक बात तो पक्की है कि हम 3 मिलियन की परचेज कर चुके हैं, उससे ज्यादा परचेज की है। डिस्काउंट कब मिलेगा आपको?
3 million. 3 मिलियन से ज्यादा के ऊपर। और ये जो डिस्काउंट मिला है ये किस अमाउंट के ऊपर मिला है? जितनी हमने 3 मिलियन से ज्यादा खरीदी है। और डिस्काउंट है कितना? 3%। गिवन ओवर गिवन, मल्टीप्लाइड द रिक्वायर्ड, गिवन ओवर गिवन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात भी ये है, आप लोग जो परचेज है वो नेट ऑफ डिस्काउंट लिखते हो, तो आप अब चाहो तो 100 की बजाय 97 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 100 से मल्टीप्लाई करके बाद में 3% डिस्काउंट माइनस कर देना। तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है? 265800 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 97, 85942। ये वो परचेजेस हैं जो डिस्काउंटेड परचेजेस हैं, और उससे पहले ये हम परचेज कर चुके थे। तो बता सकते हो आपने टोटल परचेजेस कितनी की? इन दोनों को प्लस कर 11594200। ये मेरे पास परचेजेस आ गए। बात फिर वही बात, अगर आपको परसेंटेज अप्लाई करना आती है ना, तो सिंगल एंट्री का सवाल कुछ भी नहीं है। डन, आगे चलें। अब आपके पास परचेजेस आ गई, जो जो मुझे चाहिए होगा ना वो मैं फाइंड करता जाऊंगा। ऑल गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 60%। परचेज मेरे पास आ चुकी हैं। अगर मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल आ गई तो उसके ऊपर मैं सीपीएस अप्लाई करूंगा तो सेल आ जाएंगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिल गया। और ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो समझो सिंगल एंट्री का सवाल खत्म हो गया। सिंगल एंट्री का सवाल होता है ग्रॉस प्रॉफिट तक है, बाकी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन 80% तक सवाल आपका हो जाएगा। अब देखो जरा, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है ऊपर, बैलेंस शीट ओपनिंग गिवन है, नीचे आगे बढ़ते हैं। ऑल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स हैज बीन बैंक्ड। क्या मतलब है? जो सेल करके हमें पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे हम बैंक में जमा करवा देते हैं, विद द एक्सेप्शंस ऑफ द फॉलोइंग वीकली एवरेज कैश एक्सपेंस। ये पैसे हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई जो कैश पेमेंट्स की है। कैश ऑन 30th जून, क्लोजिंग कैश भी हमारे पास है 26,700। आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से इतना पैसा बैंक में आया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जितना पैसा बैंक में जमा करवाया। परचेज फॉर गुड्स, इसका मतलब है जब क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन होता है ना, तो ये हम अकाउंट पेएबल को पे कर रहे हैं। जब भी आपके पास क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो ना, तो ये जो परचेज के नाम से पेमेंट्स आ रही होती है ना, ये पेमेंट टू सप्लायर होता है। कार एक्सपेंस, रेंट, रीपेमेंट, सैलरी, परचेज, ट्रैवलिंग, डेप्रिसिएशन उसने बता दी। और स्टॉक इन ट्रेड 702000। इसका मतलब है स्टॉक का लेजर बनाकर हम कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं। स्टॉक का लेजर बनाकर हम कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं। तो चले जी, परचेज हमारे पास आ चुकी हैं, स्टॉक का लेजर बनाते हैं। ब्रॉडऑन कितना है? वो क्या है ना सबके पास, ब्रॉडऑन कितना है स्टॉक का? 1805। ब्रॉडऑन बताना है जो ऊपर बैलेंस शीट में गिवन होगा। 18, कैरीड ऑन तो गिवन है 702। परचेजेस हमने फाइंड कर ली हैं, वर्किंग नंबर 1 कह दो उसको, 115920। क्लोज करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी? अच्छा, ये पॉइंट में करेंगे। अगर 1000 में कर रहे हो, पॉइंट। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? डबल 262 594 जी 5942।
4200. 594.2। हाँ जी बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? 12,697.2 ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। और अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं? सेल। आपको सीपीएस गिवन है, ये कितनी अमाउंट आई है? 12,697.2 सी, ये कॉस्ट है डिवाइडेड बाय सीपीएस कितना है? 60% ऑफ प्लस 60%। मार्कअप हुआ, कॉस्ट प्लस 60% है। इसका मतलब कॉस्ट हमारी क्या है? 100. और 160 से मल्टीप्लाई करते 20315. 20315 20315 ये हमारे पास सेल्स आ गई। अब सेल भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जिस जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा उसका लेजर बना लेंगे और बाकी सारे एक्सपेंसेस एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा इसमें वो बाद में देखते हैं, अभी एसओएफई में बाद में जाते हैं, अभी इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं पूरी। चलो जरा वापस अपनी बैलेंस शीट के ऊपर स्टार्ट में एक रेंट का लेजर बनाएंगे। ये मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। उसके बाद फर्नीचर, मोटर कार की डेप्रिसिएशन आएगी, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन आएगी, स्टॉक एंड ट्रेड हो चुका है, डेटर हो चुका है, प्रीपेड इंश्योरेंस इसका लेजर बना लेंगे। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। एज इट इज एक्सपेंसेस की बात चल करते हैं आगे जाकर। कैरेज आउटवर्ड हमारा एक एक्सपेंस है, पेट्रोल हमारा एक एक्सपेंस है, मिसलीनियस हमारा एक एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट लिखेंगे। फिर यहां पर आ जाओ, कार एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, रेंट का लेजर बनेगा, रेंट का लेजर बनेगा क्योंकि उसने अक्रूड रेंट ओपनिंग गिवन है। अगर आप लेजर बनाना आता है, अक्रूड का ब्रॉड ऑन कितना है? 20,000। अच्छा ये भी तो इन 1000 में नहीं है, तो इन 1000 में क्या था जो आपने 1000 में कर दिया? वो कोई भी नहीं जो खुद ही कर दिया है। जी, इतने सारे जीरो लिखे। अच्छा चलो 20 पे लिखे। और ये जो रेंट है ये क्या है? ये पेमेंट है या एसओपीएल है? पेमेंट है, तो पेमेंट किस नाम से आएगी? बैंक के नाम से। कितनी अमाउंट है? 42। कैरिड ऑन है ही नहीं, क्लोज करेंगे एसओपीएल या एसओसीए आ जाएगा। कितनी अमाउंट? ये हमारा एसओपीएल में चला। रीपेमेंट ऑफ लोन टू फ्रेंड, ये लोन की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। सैलरी हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा डायरेक्ट। परचेज ऑफ फ्री हैंड लैंड ये हमारा नॉन करंट एसेट में चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा। प्रिंटेड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में चला जाएगा। इंश्योरेंस का लेजर बन जाएगा। ये लेजर हम किसका बना रहे हैं? जिसका ओपनिंग या क्लोजिंग रिसीवेबल या पेएबल गिवन हो। इसका प्रीपेड है तो ब्रॉड ऑन, कितना ब्रॉड ऑन है ऊपर जाकर देखें? 15। कैरिड ऑन इसका भी नहीं है। पेमेंट कितनी हो रही है? 50 की। क्लोज करेंगे हमारे पास एसओपीएल आ जाएगा। ठीक होगी बात? आगे बढ़े। ट्रक हायर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। वो जो लायबिलिटी बनती है आपकी, जितनी लायबिलिटी बनती है उसमें से ये माइनस हो जाएगी। ओके होगी बात? खत्म होगी।
ये हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। डेप्रिसिएशन के रेट गिवन है, वो कहता है मोटर कार की डेप्रिसिएशन 30% है और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 15%। तो ये भी हमारे एक्सपेंस आ जाएंगे। तो क्या चीज आपकी कंप्लीट हो गई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब एसओएफपी में आते हैं। एसओएफपी में हमारे पास कौन कौन सी चीजें नहीं है? सबसे पहले हमारे पास अकाउंट पेएबल का कैरिड ऑन नहीं है। जो आपके पास कैरिड ऑन है ना, एक स्टॉक गिवन है कैरिड ऑन में। दूसरा आपका ये अमाउंट किसकी है? ये किसकी? बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट में इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? क्लोजिंग बैंक। क्लोजिंग बैंक मतलब आपके पास इतने बैंक में पैसे आए और इतने पे हो गए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको खुद से गिवन है। अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल का लेजर बना लोगे, वहां से उसके कैरिड ऑन आ जाएंगे। अकाउंट पेएबल का लेजर बनाए। ब्रॉड ऑन कितना है अकाउंट पेएबल का? डबल वन। और हमने परचेजेस खुद फाइंड कर ली हैं। परचेजेस हमने खुद फाइंड कर ली हैं। कितनी फाइंड की थी? 11594 पेमेंट अकाउंट पेएबल को कितनी की है? पेमेंट कितनी की है? 9850.7 9850 बैंक के जरिए पेमेंट की है। क्लोज कर देंगे, इसका हमारे पास कैरिड ऑन आ जाए। कितना आया कैरिड ऑन? 2845. ये हमारे पास अकाउंट पेएबल का कैरिड ऑन आ जाएगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिसिंग है। अकाउंट रिसीवेबल भी मिसिंग है आपके पास, उसका भी कैरिड ऑन आपके पास नहीं है। तो अकाउंट रिसीवेबल का किस तरह से आएगा? ब्रॉड ऑन कितना गिवन है? 350। सेल्स हमने खुद फाइंड कर लिया सीपीएस लगा के। कितनी फाइंड की थी? 20315.52। जो कस्टमर से कैश या चेक आया है वो कितना है? 464. एक तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर बैंक स्टेटमेंट से आया, कितना? 464. ये बैंक है ना? 64.400. 464.400। दूसरा कैश अकाउंट बनाकर कैश सेल्स जो कैश पैसा आया वो भी पता चल जाएगा। कैश अकाउंट बना लो। कैश अकाउंट का ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन 360. 360 Yes. और कैरिड ऑन 360.6. कैश का 15.9. 15.9 और कैरिड ऑन कितना है? 26.7 डबल। अब जो पेमेंट वगैरह की है या जो बैंक में पैसे जमा करवाए हैं वो इसमें लिख दें, तो हमारे पास बाकी पैसा आ जाएगा कैश फ्रॉम कस्टमर। क्या पैसा आ जाएगा? कैश फ्रॉम कस्टमर। आ जाए जरा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 13,717। 13,717.8। ये पैसा बैंक में जमा करवा दिया। क्या बैंक से कोई पैसा निकलवाया भी है? परचेज कार रेंट, परचेज फ्री होल्ड लैंड प्रिंट नहीं निकलवाया बैंक स्टेटमेंट्स में कोई। और ये पेमेंट्स की वन है। ड्राइंग्स 30। एवरेज कैश फ्लो क्या हुआ? वीकली. कैरेज, अच्छा ये वीकली है।
वीकली एवरेज अब कैश एक साल में इसको 52 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 30,000 सबको 32 30 को 52 से मल्टीप्लाई करो 1560 1560 60 फिर अरे क्या 5 को भी 30 से 52 से मल्टीप्लाई करो 260 2 60 60 Yes, sir. 1000 में लिख फिर 3 को भी मल्टीप्लाई करो 52 से 156 156 पेट्रोल मिसलीनियस को भी मल्टीप्लाई करो 130 130 और ये आ जाएगा हमारे पास कैश सेल्स या अकाउंट रिसीवेबल से जो कैश आया 25 है ना मुझे सॉरी किसको 2.5 है 2.5 करना है तो 130 आएगा 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना चलें जी तो कितना आ गया अकाउंट रिसीव कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल इन सबको प्लस कर दें 15.9 को मैं माइनस कर दें 15850 158 34.6 तो चल जो भी आएगा ये वाली अमाउंट कहां पर आ जाएगी यहां पर कैश के नाम से और इस तरह से आपका अकाउंट रिसीवेबल का कैरी डाउन आ जाएगा बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के अंदर एसओपी पहले बन गया रिसीवेबल और पेएबल का लेजर बनाकर हमने वैल्यू फाइंड कर दी बैंक का डायरेक्ट वो उसका डिफरेंस लेकर लिख देंगे खत्म हो जाएगा ये सवाल जी सर ना भी वो करना तो है आप अगले सवाल पे हैं 25 तक चेक करा दें 25 तक चेक करा नहीं आज का काम भी कर ही है ना 26 तक अच्छा ये क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है ये पहले भी हमने इस तरह का सवाल किया है बाबर हैड परचेज अ रनिंग बिजनेस याद आया ये इस तरह का एक सवाल हमने रनिंग बिजनेस को परचेज किया हुआ है फ्रॉम राजी ऑन 1 जनवरी 14 एट अ टोटल कॉस्ट एग्रीड प्राइस रुपीज 9,60,000 9,60,000 में हमने खरीदा बाबर dead on 16th June and his son Sami took over the business. समी का बाप था बाबर अब बाबर गया तो समी ने बिजनेस संभाल लिया ये नहीं पता नहीं समी ने मारा है या Sami wants to assess the profitability of the business and for the purpose he has collected the following information from the records maintained by him and his father. Correspondence between Babar and Razi has revealed that agreed values of inventory कहता है 6 लाख रुपए की इन्वेंट्री उसने ली 1,20,000 अदर एसेट्स however in view of Razi standing in the market the deal finalized in the lump sum amount 9,60,000 मतलब उसने बिजनेस खरीदा 9,60,000 का जिसमें इन्वेंट्री थी 6 लाख की और बाकी एसेट 1,20,000 के ये तो फिर भी 9,60 नहीं बनता बकाया गुडविल बाकी क्या हो जाएगा गुडविल पेबल इनटू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2 बराबर किस्तों में ये पैसे देने हैं द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड बाय द बाबर फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट जब वो पर्सनल अकाउंट से पे करेगा वो तो हो गया उसका कैपिटल और बाकी वो पैसे पे करेगा अपने बैंक अकाउंट से या जिस तरह से भी और वो पेमेंट भी यहां पर आपको मिल जाएगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट अब इसकी हम एंट्री पास करें ताकि आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि इसने सबने जाना कहां कहां पर है स्टॉक भी साथ था तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट कितने से 6 लाख से ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर राइट अदर एसेट्स 1 लाख कुछ पैसे उसने पर्सनल अकाउंट से दिए 4,80,000 चार टोटल बिजनेस कितने का खरीदा उसने 9,60,000 4,80,000 उसने अपनी जेब से दे दिया और 4,80,000 बैंक में हमने देखा कि क्रेडिट किया हुआ है और बाकी जो अमाउंट है वो किस में चली जाएगी 240
अब ये सब चीजें उसने खुद ही नजर आ रही किधर किधर जानी है। देखिए जरा, ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, ये चला जाएगा अदर एसेट्स के अंदर, या नॉन करंट एसेट जाकर लिख लेना, या करंट एसेट या की अपनी मर्जी होगी। ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये गुडविल भी नॉन करंट, ये चला जाएगा इक्विटी के अंदर। और ये बैंक क्रेडिट हो चुका है। जो चीज बैंक में क्रेडिट हो चुकी होती है ना कैश बुक के अंदर, इसका मतलब है उसका कैश का इफेक्ट आ चुका है, हमने खुद कुछ नहीं करना। तो बैंक, अगर ये पहले बैंक क्रेडिट ना हो चुका होता तो हम करते, वो तो पेमेंट में लिखा हुआ है, ये टिक कर देते हैं ये हो चुका है, हमने इसका कुछ, जो बैंक के अंदर पड़ा होता है या कैश अकाउंट के अंदर पड़ा होता है उसका इफेक्ट कैश या बैंक वाला आ चुका होता है, दूसरा इफेक्ट हमने लिखना होता है। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट हो। आगे बढ़े, बाबर हैड ओपन बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द बिजनेस। एनालिसिस से पता चला कि अमाउंट डिपॉजिटेड बाय बाबर फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। यहां से मैं आपको एंट्रियां सिखाता हूं, पता है इसकी क्या एंट्री पास हो चुकी होगी? बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बैंक में तो आ चुका है, कैपिटल में हम लिख देंगे। जो चीज कैश बुक या बैंक अकाउंट में पड़ी होती है उसका कैश और बैंक का इफेक्ट आ चुका होता है, हमने दूसरा इफेक्ट लिखना होता है। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो क्या एंट्री बनती है भला? बैंक डेबिट कैपिटल, कितनी अमाउंट से? 2 मिलियन से। अब बैंक का इफेक्ट आ चुका है और जाकर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, खत्म। अब जितने भी इसके अकाउंट के, उसके बाद लिखा हुआ है डे टू डे कलेक्शन बैंक्ड एट द डे एंड। कहता है जो डेली बेस पर पैसे आते थे ना, हर दिन के आखिर में हम बैंक में जमा करवा देते थे। अब ये जो पैसे आपने जमा करवाए हैं इसके दो सोर्स होते हैं, या तो कैश सेल्स या कैश फ्रॉम कस्टमर। जो पैसे बैंक में जमा करवाते हैं ना मोस्टली क्या होते हैं, या तो डेटर पैसे देता है या ये कैश सेल्स। इंस्टॉलमेंट पे कर दी, परचेज, वही बात। अगर तो ये क्रेडिटर का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग तो होगा नहीं, क्यों नहीं ओपनिंग होगा, बिजनेस अभी शुरू किया। अगर क्रेडिटर का क्लोजिंग होगा तो लेजर बना लेंगे, तो फिर ये होगा पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा तो फिर परचेजेज ही यही है। अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग है तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर है, और अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो परचेजेज ही यही है। लीज रेंट पे किया आपने, बिजली का बिल पे किया आपने, फर्नीचर खरीदा, ये किधर जाएगा? इसकी एंट्री मुलाकात क्या पास होनी है? फर्नीचर डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। इसका मतलब बैंक में तो आ चुका है, फर्नीचर में लिखेंगे जाके, और फिर डेप्रिसिएशन ही लिखे, डेप्रिसिएशन ही लिखे। मतलब बैंक वाला इफेक्ट एक आता जा रहा है, दूसरा इफेक्ट हमने रिकॉर्ड करना है। दूसरा इफेक्ट कहां जा सकता है? उसकी भी दो जगह, या डायरेक्ट एसओसीआई या एसओएफपी में जाकर डायरेक्ट, या फिर उसका लेजर बन के जाएगा, या लेजर में जाएगी ये अमाउंट दूसरी साइड पे जिसका लेजर बनेगा, और जिसका लेजर नहीं बनेगा वो डायरेक्ट एसओएफपी में चली जाएगी या एसओपीएल के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी, बाबर एंड समी केप्ट अ नोटबुक व्हिच शो द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड आउट ऑफ डेली सेल प्रोसीड बिफोर डिपॉजिटिंग देम इनटू बैंक। मतलब जो बैंक में पैसे जमा करवाया ना उसके अलावा भी पैसे आए हैं। सेल्स एंड ईओबीआई, ईओबीआई को पता है? हाँ, इंप्लॉई ओल्ड बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम होती है, उसको हम कहते हैं ईओबीआई, इंप्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट। लफ्ज जो आई होता है ना, लफ्ज होता है उसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट। 184,300 पे किया, ये हमारा एक्सपेंस होता है जी। परचेज, फिर वही बात आ गई, अगर तो क्रेडिटर पड़े होंगे तो ये पेमेंट टू सप्लायर होगा, ऊपर वाला बैंक था, ये वाला कैश है। सन्ड्री शॉप एक्सपेंस और ड्राइंग्स। फिर ऑन 31 अगस्त देयर वाज अ बर्गलरी एट द वेयरहाउस एंड इन्वेंटरी 50,000 वाज स्टोलन। हाँ जी, वो कहता है 50,000 का स्टॉक चोरी हो गया। पता है किसने चोरी? बिजनेस किसका है? बाबर और समी का। और ये चोरी कब हुआ था? जब बाबर के हैंड ओवर था। और चोरी किसने किया था? समी ने। सीरियस ना ले लेना,
ड्यू टू डिफेक्ट इन द इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज दैट द क्लेम ऑफ ₹20,000 ओनली विच रिसीव्ड ऑन 5 नवंबर। अच्छा, ये जो 20,000 है ये ऊपर कहीं नजर नहीं आ रहा हमें, और हमें अपने साल के दौरान मिल गया है, तो ये रिसीवेबल तो ना हुआ क्योंकि 5 नवंबर को तो मिल गया है। तो इसकी दो पॉसिबल एंट्रीज हैं, या तो आप कर देना कैश या कर देना बैंक डेबिट, कैश में ऐड कर देना या बैंक में, और दूसरा इंश्योरेंस इनकम। तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट, अगर पहले कैश या बैंक बुक में लिखा हुआ तो फिर ठीक है, नहीं लिखेंगे हम, अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख देंगे। और दूसरा किधर चला जाएगा? अदर इनकम में। अदर इनकम में लिखा चला जाएगा, या 20,000 50,000 में से 20,000 माइनस हो गए अदर। अच्छा, 50,000 की एंट्री क्या पास होगी? एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेज क्रेडिट। 50,000 अदर एक्सपेंस में जाएगा और 50,000 परचेज में से माइनस होगा। जितनी आपकी परचेज फाइंड होगी उसमें से 50,000 माइनस कर देना या इन्वेंट्री अकाउंट में ही क्रेडिट कर देना। ऑन 31 दिसंबर स्टॉक इन हैंड 4,50,000, कैश इन हैंड 34,000, क्रेडिटर 82,000 और एक्रूड एक्सपेंस 5,200। इसका मतलब है हमने सारा सवाल पढ़ लिया, अकाउंट रिसीवेबल का ना ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब पता क्या है? सारी कैश सेल्स है, सारी की सारी कैश सेल्स है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 10% है फर्नीचर और जिसकी भी है, डेप्रिसिएशन फिक्सचर एंड फिटिंग प्रोवाइडेड बाय 10%। अब सबसे पहले अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे, वहां से हमारे पास कैश सेल्स फाइंड हो जाएंगे। कैश बुक बनाएंगे, वहां से क्या फाइंड हो जाएगा? कैश सेल्स, कैश अकाउंट। खुद ट्राई करना, मैं वैसे भी बता रहा हूं, करना आपने खुद ही है। पहले आपने कैश कोड बनाएंगे, यहां से क्या क्या फाइंड हो जाएंगी? कैश। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्रेडिटर का लेजर बनाना है। यहां से आपकी क्या चीज फाइंड हो जाएगी? परचेज। उसके बाद फिर आपने स्टॉक का लेजर बनाना है, वहां से आपकी फाइंड हो जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल। सेल भी फाइंड होगी कैश बुक से, कॉस्ट ऑफ सेल स्टॉक अकाउंट से, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गए। फिर जिस इनकम एक्सपेंस का कैरीड ऑन गिवन होगा उसका लेजर बना लेना, बाकी सारा एज इट इज एक्सपेंस में लिखते। और फिर इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 26 तक क्वेश्चन हमारे हो गए, और आपने अभी सिर्फ 26 तक ही करने। तो जो आज का हमारा टारगेट होगा वो 8वां सवाल है इन IS 1 का, और इसका 25 और 26। अच्छा, कल से ही, क्योंकि अगले सवाल मैं चाहता हूं, अभी थोड़े हैं 2 टेक्निकल, वो बहुत ही अच्छे सवाल है, कल भी इसी पैटर्न पे सवाल करेंगे। मैं 2 आपको सवाल करवाऊंगा 27 28, और फिर एक सवाल आपका वो 8वां हो जाएगा। संडे को हम कर लेते हैं, अगर आप चाहते हो कि NPO कर लें ताकि ये खत्म हो जाए तो NPO कर लेंगे, नहीं तो फिर IS 16 को पढ़ेंगे। अगर आपने, जाहिर सी बात है, अब आप लोगों का वो मॉक भी तो है,